आज हम भारतीय राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में बात करेंगे। गुट निरपेक्षता आंदोलन है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बीए फाइनल के राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है एवं एमएमए में इसका एक टॉपिक है, पेपर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जो गुट निरपेक्षता एक आपके सिलेबस में, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। गुट निरपेक्षता क्या है और गुट निरपेक्षता का अस्तित्व कब आया था और गुट निरपेक्षता का अर्थ और परिभाषा क्या है, इसके प्रमुख क्या क्या आधार हैं और भारतीय वर्तमान में जो राजनीति है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष राष्ट्र है जो देश हैं उसकी क्या क्या भूमिका रही है, तो इसके बारे में आज कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्षता जो शब्द है ये भारतीय राजनीति में कब अस्तित्व में आया था या इसके पीछे क्या था, ये क्या स्थिति में आया था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विश्व मंच पर बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया था। दुनिया के अधिकांश जो देश थे, या हम यूँ कहें कि एशिया है, अफ्रीका महाद्वीप है और लैटिन अमेरिका महाद्वीप है, तो इनके जो अधिकांश जो गरीब या पिछड़े हुए जो राष्ट्र थे, जो ये उपनिवेशवाद के शिकार थे, अर्थात इन देशों के ऊपर उपनिवेश या शक्तिशाली राज्यों का शासन था। जैसे हम भारत का भी उदाहरण कर सकते हैं, तो भारत पर भी ब्रिटेन का आधिपत्य था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1945 में जो द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ था, 1945 से लेकर के 1955 की जो अवधि है, इस अवधि के बीच में देखते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश देशों के नव स्वतंत्र राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। जब वो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे तो उनके समक्ष बहुत बड़ी एक समस्या थी। पहली बात ये थी कि वो राष्ट्र आर्थिक रूप से बिल्कुल ही सक्षम नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, उनका शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न था, वहाँ पे जो औद्योगिक टेक्नोलॉजी वो उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया था और उस परिवर्तन में हमको ये देखने को मिला था कि दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। यानी कि उस समय संसार एक दो प्रकार से दो खेमों में बंट गया था। एक तो पूंजीवादी खेमा था और दूसरा साम्यवादी खेमा था। जो पूंजीवादी खेमा था या पूंजीवादी विचारधारा के जो राष्ट्र थे, वो चाहते थे कि राष्ट्र में उत्पादन एवं वितरण के जो साधन हैं उसमें अधिकांशतया जो निजी लोगों का स्वामित्व हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था में वो लोग उसका पक्ष ले रहे थे, जिसका अमेरिका, ब्रिटेन इसका नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी हम बात करते हैं साम्यवादी खेमे में, तो इन विचारधाराओं की जो राष्ट्र थे ये चाहते थे कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं इसमें साम्यवाद या राज्य का आधिपत्य हो। तो इस प्रकार से दोनों ही गुट थे, ये दोनों ही शक्तिशाली गुट, एक पश्चिम का नेतृत्व कर रहा था और दूसरा पूर्व का नेतृत्व कर रहा था। और ये चाहते थे कि जो नवोदित राष्ट्र है वो नवोदित राष्ट्र उनके खेमों में आकर के उनकी ताकत को मजबूत करे। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो नवोदित राष्ट्र थे उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई थी कि वो किस खेमों में जाए। अगर वो किसी एक खेमा का समर्थन करते हैं तो हो सकता है उसको उस स्थिति में दूसरे खेमे से नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक तीसरी देशों की शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। और इसके उभर कर सामने आने का जो प्रमुख उद्देश्य था ये था कि शक्तिशाली जो गुट है इनकी राजनीति से अलग कैसे रहा जाए, इनकी संगुल में न फंस करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की नीति अपनाई जाए। तो सबसे पहले तो इनके सामने ये प्रश्न था, नवोदित राष्ट्र अपनी स्वाधीनता की रक्षा कैसे करे। और जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की जो नीतियां थी, इन नीतियों से जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे तो वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी शक्तिशाली गुट के साथ या किसी शक्तिशाली गुट के अधीन रहकर पुनः एक नव उपनिवेशवाद का शिकार नहीं हो या आर्थिक रूप से या आर्थिक उपनिवेशवाद का वो शिकार नहीं हो। वो चाहते थे कि हमारी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र रहे, हम किसी भी राष्ट्र के अधीन नहीं रहे, न साम्यवादी हो चाहे पूंजीवादी हो, हम किसी भी खेमे के साथ में नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश जो नवोदित राष्ट्र थे
उन राष्ट्रों ने विचार किया कि हम शक्तिशाली गुटों की राजनीति है, इनके जाल में नहीं फंसेंगे, हम अलग से अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करेंगे तथा नव उपनिवेश यथा आर्थिक उपनिवेशवाद का जो शोषण होता है उससे हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो 1961 की जब बात करते हैं तो 1961 में जो बेलग्रेड में जो पहला इसका गुट निरपेक्ष देशों का जो एक सम्मेलन हुआ था, और कहते हैं कि इस गुट निरपेक्ष देशों के जो सम्मेलन में इसमें प्रमुख रूप से 3 प्रमुख कर्णधार थे, यानी कि इस एक नए आंदोलन को जो प्रारंभ करने वाले जो 3 महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे, इन व्यक्तियों में सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्योंकि वो एक समाजवादी एक दार्शनिक थे और वो चाहते थे कि स्वतंत्रता और समानता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से स्थापित की जाए कि एक राष्ट्र अपनी संप्रभुता को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके दिमाग में विचार था कि अगर हम गुटों के साथ में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा आर्थिक रूप से या राजनीतिक या सामाजिक रूप से शोषण संभव है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ में नहीं रहेंगे। तो एक तो ये कर्णधार ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे और तीसरे यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे। अतः कई बार प्रश्न आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख कर्णधार कौन कौन से हैं, तो विद्यार्थी ध्यान दें, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। तो इस बारे में आपको केवल ये लिखना है कि नेहरू, नासिर, टीटो, ये 3 व्यक्ति थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने में या उसको आगे लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने इस आंदोलन को रूप इस प्रकार से किया था कि इसे तीसरी शक्ति के रूप में, यानी कि 2 गुट तो पूंजीवादी और साम्यवादी तो थे ही, और इसको एक तीसरे गुट के रूप में यहाँ स्वतंत्र नए जो राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र थे, एक गरीब राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों का एक अलग से धीरे धीरे एक संगठन बन रहा था। और स्थिति ये थी कि जब प्रारंभ में जब उनको 1961 में इसका सम्मेलन हुआ था तो उसमें मात्र एक 25 राष्ट्र थे, लेकिन जब धीरे धीरे इसके शिखर सम्मेलन होते गए और उत्तरोत्तर इसकी संख्या में वृद्धि होगी। आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जब बात करते हैं तो अगर जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र हैं, अगर इसके इक्विवेलेंट अगर तुलना करें तो ये गुट निरपेक्ष के सदस्य राष्ट्र हैं वो एक इनके समान रूप से इसमें खड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में है। तो इस अर्थ एवं परिभाषा यानी कि गुट निरपेक्षता के अर्थ और परिभाषा के बारे में क्या है, या ये जो शब्द है अपना आप में किस प्रकार से एक महत्व रखता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में एक तो ये जो शब्द हैं आज भी पूर्ण रूप से एक इसकी परिभाषा को ही परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि इसमें कई जो वैज्ञानिक है इसको एक शब्द जाल टाइप बताते हैं कि ये जो शब्द है इसके अनेक रूप हैं या अलग अलग जो शब्द में इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कुछ लोग इसको अप्रतिबद्धता कहते हैं, असंप्रकृतता, अतटस्थता, तटस्थतावाद, तटस्थता, प्रगतिशील तटस्थता, स्वतंत्र एवं सक्रिय नीति और शांतिपूर्ण सक्रिय सअस्तित्व इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर MS राजन ने इतने सारे अलग अलग शब्दों को देखकर वो कंफ्यूज हो गया और इन्होंने कहा कि गुट निरपेक्षता शब्द है वो एक अर्थजाल के रूप में एक घोतक माना जाता है। फिर जॉर्ज सवार्जन बर्गर ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को 6 अर्थों में बताया। ये इसकी जो परिभाषा है यहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जॉर्ज सवार्जनबर्गर ने जो 6 इसकी जो अर्थ बताए थे उसने पहला कहा अलगाववाद, विश्व राजनीति में भाग न लेना, या कम से कम अगर आप विश्व राजनीति में भाग लेते हो तो उसका कम से कम भाग लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अप्रतिबद्धता यानी कि अगर 2 पक्षों के बीच में किसी एक पक्ष का आपने पक्ष लिया है या किसी भी का पक्ष नहीं लेना, अगर विश्व स्तर पर 2 प्रतिनिधि आपस में किसी पक्ष को लेकर टकरार पैदा होती है तो उसमें किसी का भी पक्ष न लेना। अप्रतिबद्धता या किसी एक पक्ष के प्रति प्रतिबद्ध न होना, इस प्रकार की जो नीति है। फिर आता है तटस्थतावाद, 2 योद्धा राष्ट्र में से किसी भी एक योद्धा राष्ट्र का समर्थन न करना, उनसे अलग हट कर के रहना,
फिर तटस्थीकरण, हमेशा तटस्थ रहना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी एक अलग से पहचान रखना, एक स्वतंत्र नीति अपनाता, जिस प्रकार से जो स्विट्जरलैंड का जो हम उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक पक्षवाद अर्थात निशस्त्रीकरण की नीति की हमेशा के लिए आलोचना करना, या निशस्त्रीकरण की जो नीति है इस नीति पर चलना कि चाहे दुनिया की जो दूसरे देश है वो इस प्रकार की नीति का पालन करे या न करे, लेकिन हमें इस प्रकार की नीति का पालन करना है कि निशस्त्रीकरण नीति को अपनाना। फिर हम कहते हैं असंलग्नता, यानी कि जब परस्पर विरोधी विचारधारा के मध्य संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उनके खतरों एवं परिणामों को देखकर उनके साथ में शामिल नहीं होना। इस प्रकार से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इसकी परिभाषा की है। फिर हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है और नासिर हुसैन है और टीटो है, ये जो कर्णधार थे, इन समर्थकों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जो अर्थ एवं परिभाषा को जो स्वीकार किया है, उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इन्होंने 5 चीज़ों का आधार बताया, या 5 इन कर्णधारों ने 5 बातों का आधार बताया जो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा को सार्थक बनाते हैं। ये कहते हैं, पहली बात ये है कि सदस्य देश है स्वतंत्र नीति पर चले। पहली बात ये कहते हैं स्वतंत्र नीति, यानी कि कोई भी देश है अपनी स्वतंत्र युद्ध की नीति अपनाएगा, किसी भी देश के साथ में संलग्न नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि सदस्य राष्ट्र, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र हैं, वो उपनिवेशवाद का विरोध करते हो, यानी उपनिवेशवाद का विरोध। दूसरी बात ये कहते हैं उपनिवेशवाद का विरोध, यानी कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो राष्ट्र हैं ये हमेशा ही इस प्रकार की जो नीति उपनिवेशवाद, क्योंकि इसमें से अधिकांश जो राष्ट्र है वो उपनिवेशवाद की शिकार है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि फिर पुनः राष्ट्र इस प्रकार के जाल में न फंसे, इसलिए इस नीति का हमेशा विरोध करते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि किसी भी सैनिक गुट के सदस्यों में शामिल नहीं हो। तीसरी बात है सैनिक गुटों से अलग रहना या तटस्थ, यानी कि सैनिक गुट है। विशेष रूप से हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दुनिया 2 खेमों में बंट गई थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। तो ये जो राष्ट्र थे, पश्चिम और पूर्व के जो गुट थे, इन दोनों के अलग अलग जो सैनिक गुट हुआ करते थे। जैसे सैनिक गुटों के बारे में कहते हैं नाटो है, सेंटो है, सीएटो है। तो इस प्रकार के जो सैनिक गुट थे, ये सैनिक गुट अपनी अपनी राष्ट्रों की इस विचारधाराओं की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ये भी शब्द जोड़ा गया कि सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति अपना जाए। चौथी बात कहा था कि सदस्य देश हैं किसी बड़ी ताकत या शक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न करें, यानी कि अगर कोई बड़ी ताकत है इनके साथ में द्विपक्षीय समझौता न करे, यानी कि किसी भी शक्ति राष्ट्र के साथ में अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र है तो उसके साथ में द्विपक्षीय समझौता कोई भी राष्ट्र नहीं करे। अंतिम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि सदस्य देश हैं किसी भी बड़ी ताकत को अपने देश में सैनिक अड्डे निर्मित करने की अनुमति नहीं दे। ये भी महत्वपूर्ण है, सैनिक अड्डे निर्मित की अनुमति न दे। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी राष्ट्र अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र है या कोई ताकतवर शक्ति है तो इस देशों को अपने देश में सैनिक अड्डे, यानी कि अपने देश में किसी भी परमाणु परीक्षण के लिए हो या किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था हो या वहाँ उनके सैनिक स्थापित की जाते हो या सैनिकों के रहने के लिए अलग से कोई हो, तो इस प्रकार से सैनिक अड्डों की अनुमति नहीं दे। तो इस प्रकार से
इन उपरोक्त कारणों उपरोक्त आधारों के आधार पर जो इसके जो कर्णधार थे, इन लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बारे में इस प्रकार के इनके आधार बताए। तो इस प्रकार से हम एक इसका ओवरऑल रूप से जब इसका सारांश रूप से हम इसका चिंतन करते हैं, तो इस चिंतन से हम ये देखते हैं कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, इसका जो वास्तविक जो अभिप्राय है ये होता है कि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में विश्वास करने वाले जो राष्ट्र हैं अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का हमेशा पालन करेंगे और शक्तिशाली गुटों की राजनीति से हमेशा पृथक रहेंगे तथा विशेषकर जो पूर्वी और पश्चिमी जो गुट है, सैनिक गुट हैं, इनसे अलग रहने की नीति या युद्ध न करने की या इसके साथ में शामिल न होने की नीति का हमेशा तटस्थ रहेंगे और अपने राष्ट्र के हित को ही सर्वोपरि मानते हुए इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटों की राजनीति से अलग रहेंगे। यही एक गुट निरपेक्ष का एक अभिप्राय है। धन्यवाद।